नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस पर। यूपी पीसीएस मेंस में जो आपका थर्ड पेपर होता है उसमें एनवायरनमेंट का सेक्शन होता है। मैं ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो बना चुका हूं कि जो मेंस में आपके टॉपिक्स आ सकते हैं उसके ऊपर। अगर वो आपने नहीं देखे तो उसको जाके देखिएगा। आज उसी सीरीज में तीसरे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि अगर इस पर इस तरीके का एक प्रश्न आएगा, स्टैटिक प्रश्न होगा कि यहां पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि आपको उस आंसर को कैसे लिखना है। तो उसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, यहां से ये ऐसा नहीं है कि केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वाला टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज बहुत गहराई से आपको बताऊंगा, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज अपना कॉपी और पेन साथ में रखें और इस वीडियो को नोट डाउन करते चलें। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं उन सबको अच्छे से नोट करिए, ध्यान से देखिए। तो यहां पर हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करेंगे। अब बेसिकली यहां पर जब इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करते हैं तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि हमारे ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर ट्रॉफिक लेवल को समझने के लिए, जिसको कि हिंदी में हम लोग पोषण स्तर के नाम से भी जानते हैं, तो जरा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो शब्द है उसका उपयोग उसी जगह पर करते हैं जहां पर अगर हम कह रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ एक ग्रुप ऑफ वहां पर ऑब्जेक्ट होंगे जो सेम टाइप के फूड को खाते होंगे। फॉर एग्जांपल एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमारे कई सारे मित्र होते हैं, तो उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो बिल्कुल शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है, और एक ग्रुप ऐसा है जो कि नॉनवेज को प्रिफर करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ग्रुप ऐसा है जो वेजिटेरियन है और एक ग्रुप ऐसा है जो नॉन वेजिटेरियन है, तो इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, वो इसी ग्रुप में क्यों रखे गए? क्योंकि सबकी फूड हैबिट, सबकी यहां पर जब बात करते हैं फूड हैबिट, वो कैसी है? सेम है। तो जब फूड हैबिट सेम होती है तो इन सबको हम क्या करते हैं? सेम ट्रॉफिक लेवल पर रखते हैं। तो अब यहां पर अगर फूड हैबिट सेम है तो सेम ट्रॉफिक लेवल हुआ। तो अगर हम इस ट्रॉफिक लेवल को शॉर्ट फॉर्म में TL1 बोल रहे हैं और इसको हम लोग TL2 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीपल होंगे, उन सबकी भी फूड हैबिट सेम होगी। तो ये होते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल। अब इसी ट्रॉफिक लेवल को जरा फूड चेन के अंतर्गत अगर समझें तो किस तरीके से देखेंगे, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर है ग्रास। ग्रास को खा लेता है फॉर एग्जांपल रैबिट, रैबिट को यहां पर खा लेता है फॉक्स, और फॉक्स को खा लेता है टाइगर। तो ये एक फूड चेन आपको सिंपल सी दिख रही है। यहां पर आप देखोगे ग्रास जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब हुआ कि ये है उत्पादक, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। जबकि अगर यहां पर रैबिट की बात करें या इनकी बात करें या टाइगर की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं? ये हैं कंज्यूमर, ये अपने आगे वाले पर भोजन के लिए डिपेंडेंट है। यानी कि अगर रैबिट की बात करेंगे तो वो ग्रास पे डिपेंडेंट है, फॉक्स की बात करेंगे तो वो रैबिट को खाएगा, टाइगर की बात करेंगे तो वो फॉक्स को खाएगा। तो यहां पर सबकी फूड हैबिट आपको पता चल गई। इस फूड हैबिट के हिसाब से अगर हम ट्रॉफिक लेवल पर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 1 हो जाएगा, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 2 हो जाएगा, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 3 हो जाएगा, और ये हमारा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा 4। तो आप देखोगे कि इस ग्रुप की जब बात करते हैं तो इसमें सारे वो लोग हैं जो अपना भोजन क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे। इस ग्रुप में हर चीज, तो जितनी भी दुनिया भर में ग्रासेस हैं वो सब फोटोसिंथेसिस करती हैं और वो अपना भोजन खुद से बनाती हैं। अब यहां पर आप देखोगे, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉफ बोल देते हैं, या इनको हिंदी में क्या बोल देते हैं? स्वपोषी बोल देते हैं। तो इस ग्रुप में, TL1 ग्रुप में, किसी भी सदस्य को आप देखोगे वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा भोजन के लिए, वो खुद अपना भोजन बनाएगा। अब अगर आप कह रहे हो ये है TL2,
तो इस TL2 में जितने भी लोग होंगे वो सब कैसे होंगे, वो सब होंगे हार्बीवोर्स, यानी कि शाकाहारी। वो सारे रैबिट किस पर डिपेंडेंट हैं अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, ग्रास पर। यानी कि TL2 यानी कि इस ट्रॉफिक लेवल पर जितने मेंबर्स आते हैं उन सब की एक खास बात है कि वो सारे शाकाहारी हैं, हार्बीवोर्स हैं, और उन सब का एनर्जी सोर्स क्या है, वो है ग्रास। सेम एज इट इज अगर TL3 ग्रुप की बात करेंगे तो जितने फॉक्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, रैबिट को खा रहे हैं, यानी कि कार्निवोर्स हैं। सेम एज इट इज जितने टाइगर हैं वो सब टॉप कार्निवोर्स हैं, टॉप प्रीडेटर हैं। तो एक ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ कि इस ग्रुप में आने वाले सभी लोगों की फूड हैबिट सेम होती है। तो आप देखोगे इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है, और किसी भी आप ट्रॉफिक लेवल पर खड़े हो रहे हैं तो वो अपने से कम वाले पर अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होता है। अगर आप TL4 पे खड़े हैं तो वो TL3 को खाएगा, अगर आप TL2 पे खड़े हैं तो TL1 को खाएगा, TL1 पे खड़े हैं तो वो TL1 का मतलब होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि इनके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो इनकी तो मजबूरी है कि अपना भोजन ये खुद से बनाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो यहां पर ये ट्रॉफिक लेवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आपको समझ में आया। एक चीज और जरा इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहां पर जब हम इस ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं तो इस ट्रॉफिक लेवल को आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर आपको एक फूड चेन नजर आ रही है, इसी को तो हम लोग खाद्य श्रृंखला बोल देते हैं। तो ये एक लीनियर फॉर्म में, ये कैसे एक लीनियर फॉर्म में आपको एक फूड चेन नजर आती है। तो उसमें आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि जो A है उसको कौन खा लेता है B, B को कौन खा लेता है C, C को कौन खा लेता है D। तो ये एक तरीके की फूड चेन आपको नजर में आ रही है। अब अगर इसी फूड चेन को हम लीनियर फॉर्म में ना लिखते हुए एक ट्रायंगल की शेप में, एक डायग्राम के फॉर्म में यहां पर रिप्रेजेंट करें, और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहां पर जैसे कि हम यहां पर बात कर रहे थे, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो तो A के आगे कोई नहीं है, इसका मतलब ये फूड चेन को देख के समझ में आ रहा है कि A प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर से ये फूड चेन जो है वो शुरू हो रही है। तो यहां पर A की बात करें तो A को कौन खाएगा B, B को कौन खाएगा C, C को कौन खाएगा D। तो अगर इस तरीके से हम इसका डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप देखोगे यहां पर आपको एक ट्रायंगल शेप में चीज दिखाई दे रही है। इसी ट्रायंगल शेप में जो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इसी को हम लोग बोल देते हैं पिरामिड। और बेसिकली एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाते हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो यहां पर भी आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या रिलेशन है ये बताता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में क्या रिलेशन है, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 के बीच में क्या रिलेशन है, कंज्यूमर 3 और कंज्यूमर 4 के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये सारे संबंधों की व्याख्या कौन करता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम फूड चेन में लीनियर फॉर्म में ना दिखाते हुए हम थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में जब चीजों को दिखाते हैं, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हिंदी में भी पारिस्थितिकी पिरामिड कह सकते हो आप, राइट। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो इकोलॉजिकल जब भी हम पिरामिड की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे सिलेबस में हमको 3 पिरामिड्स देखने होते हैं। पहला पिरामिड क्या होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं नंबर पिरामिड। इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं बायोमास, यानी कि इसकी हिंदी क्या होती है, जैव भार का पिरामिड। और तीसरा पिरामिड होता है एनर्जी का पिरामिड, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड। इन तीनों पिरामिड्स को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे विद डायग्राम। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखेंगे, कैसा भी प्रश्न आएगा, प्रीलिम्स में अगर कोई स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो वह भी हमसे हो जाए, और मेंस में हमारे पास एक अच्छा खासा कंटेंट होगा उसमें लिखने के लिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें नोट करेंगे सभी लोग। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पर जब हम लोग पिरामिड की बात करते हैं तो एक हमारा नंबर पिरामिड हो गया, एक बायोमास का पिरामिड यानी जैव भार का, और तीसरा पिरामिड कौन सा हो जाता है हमारा, एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को जरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हेडिंग आएगी वो आएगी नंबर पिरामिड। सबसे आसान यही है, नंबर पिरामिड। चलिए, जब भी हम लोग नंबर पिरामिड की बात करते हैं तो नंबर में यहां पर ये जो नंबर लिखा हुआ है
इसी की हिंदी हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हिंदी में बोल देते हैं संख्या। तो इस नंबर पिरामिड का मतलब है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर, ध्यान से सुनना, मैं एकदम साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, हर ट्रॉफिक लेवल पर यानी कि हर चरण पर, हर पोषण स्तर पर, हर पोषण स्तर पर कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, आप टोटल नंबर बता दो, बस कितने नंबर ऑफ स्पीसीज आप काउंट करके बता दो, तो वो होता है हमारा नंबर पिरामिड या संख्या का पिरामिड। नहीं समझ में आया? समझते हैं। यहां पर आप देखोगे, एक पहले आपको फूड चेन बताता हूं, फिर आपको नंबर पिरामिड समझाऊंगा। यहां पर हम लोगों ने शुरुआत करी थी ग्रास से। ग्रास को कौन खा लेता है? ग्रास को खा लेता है रैबिट, रैबिट को खा लेता है फॉक्स, फॉक्स को खा जाता है टाइगर। अब अगर तुमसे कोई पूछे इनकी पॉपुलेशन के बारे में बताओ, जरा इनको काउंट करके बताओ, क्योंकि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, नंबर्स की। और नंबर्स क्या, नंबर्स कहां पे, नंबर हर ट्रॉफिक, ईच ट्रॉफिक लेवल पर, ईच ट्रॉफिक लेवल पर। तो अगर ईच ट्रॉफिक लेवल की बात करोगे तो ये TL1 है, ये TL2 है, ये TL3 है और ये TL4 है। तो हर ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ स्पीसीज क्या लिखा हुआ है, ईच ट्रॉफिक लेवल पर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज यानी कि उनकी पॉपुलेशन बता दो। अगर इसके बारे में भी सिंपल वर्ड में यहां पे लिखूं तो इनकी पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है। तो अगर तुम हर ट्रॉफिक लेवल पर खड़े हो, तुमसे कोई बोले घास जरा गिन लो, घास इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक एक घास गिनते चले जाओ। तो मेरे को सिंपल सी बात बता दो, इन चारों ट्रॉफिक लेवल में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तुम्हें कितनी, किसकी देखने को मिलेगी? तुम कहोगे सर ग्रास की, ये तो इनफाइनाइट है, कौन कैसे पॉसिबल है इसको गिनना? बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन यहां पर किसकी निकल के आएगी, मैक्सिमम संख्या किसकी निकल के आएगी, मैक्सिमम नंबर किसके निकल के आएंगे, ग्रास के। जितनी ग्रास होगी, जाहिर सी बात है उससे कम संख्या में, जितनी ग्रास होगी उससे कम संख्या में क्या होंगे, आपके रैबिट्स होंगे। रैबिट्स से भी कम संख्या में आपकी फॉक्स देखने को मिलेंगे और सबसे कम नंबर्स में आपके टाइगर देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको एक ऑर्डर समझ में आ रहा है, एक ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लगा के रख दिया है यहां पे, सबसे बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब अगर बेसिक से यहां पर पिरामिड की बात करते हैं तो जरा इस पिरामिड को ध्यान से देखो। पिरामिड को जब भी हम लोग देखते हैं तो ये पिरामिड का बेस होता है और ये वाला पार्ट होता है पिरामिड का टॉप। तो कभी भी आप देखोगे जब इसको गौर से, तो पिरामिड का जो बेस है वो, उसकी विड्थ देखो, ये काफी चौड़ा आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे बेस से ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो आप देखोगे इस पिरामिड की जो मोटाई है वो कम होने लगती है, जो इसकी विड्थ है वो कम होने लगती है। सबसे ज्यादा विड्थ कहां पर है, बेस में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। टॉप में जाते जाते यहां पर उसकी विड्थ क्या हो जाती है, 0। तो नीचे से ऊपर जाते समय विड्थ कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा विड्थ कहां पर मिल रही है, यहां पे, उससे कम यहां, उससे कम यहां और सबसे कम यहां पे। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अब इसी डायग्राम में जो पॉपुलेशन है उसको जरा रख के दिखाओ, तो तुम तुरंत ये समझोगे जैसे कि यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी दिख रही है, संख्या की। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो उसमें तुम्हें एकदम क्लियर कट डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं यहां पे, कि अगर ये पिरामिड तुम इस तरीके से कंसिडर कर रहे हो, ये पिरामिड तुमने कंसिडर किया, ठीक है, तो इस पिरामिड में ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और बेस की विड्थ क्या होती है, मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल पे सेट करना, तो तुम यहां पे ये बोलोगे कि सबसे नीचे तुम किसको रखोगे, ग्रास को, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उसके ऊपर जब तुम जाओगे तो यहां पर आप रख दोगे रैबिट को, इनसे कम पॉपुलेशन इसकी है, कम हो गया। इसके ऊपर आप रख देंगे किसको, आप इसके ऊपर रख देंगे फॉक्स को, और सबसे ऊपर आप किसको रख देंगे, टाइगर को, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये बनता है आपका नंबर का पिरामिड। और ये पिरामिड कहां का बेसिकली आपने बनाया है, एक ग्रासलैंड का। और कभी भी आप किसी पिरामिड को देखते हो, ट्रायंगल को देखते हो, तो आपको ये शेप कैसा दिखता है, ये एकदम सीधा है,
यानी कि इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये अपराइट पिरामिड है। अपराइट पिरामिड है, एकदम सीधा पिरामिड है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सीधा पिरामिड है। तुम कहोगे सीधा पिरामिड है मतलब क्या पिरामिड उल्टे भी होते हैं? हाँ भाई, यहां पे देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा पिरामिड बना दूं तो यहां पर आप देखोगे कि भाई बेस जो है वो एकदम कम हो चुका है, और यहां पर जो इसका टॉप था वो ऊपर, उसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई, तो ये उल्टा पिरामिड नहीं बना है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड का डायग्राम समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ, क्या संख्या का जो पिरामिड है या नंबर पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो सकता है क्या? क्या संख्या का पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है? क्या जवाब आएगा आपके मन में, बताइए। सोचिए इसके बारे में कि क्या संख्या का पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है? किसी की पॉपुलेशन, किसी की नहीं, प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन, जहां से फूड चेन स्टार्ट होती है, तो वहां पे पॉपुलेशन उससे ज्यादा पीछे वाले की, फिर उसको जो खाएगा उससे ज्यादा पॉपुलेशन, उससे ज्यादा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जरा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, एक केवल ट्री की बात करें, केवल एक पेड़ की बात करो आप, एक पेड़। तो यहां पर क्या आ गया? एक सिंगल पेड़, तो उसकी पॉपुलेशन कितनी है? एक। सिर्फ एक पेड़ की बात करो, इस पेड़ पर रहने वाली बर्ड्स हो सकती हैं, उनकी पॉपुलेशन तो पेड़ से ज्यादा होगी ना। एक पेड़ है, उसमें 10 चिड़िया रह रही हैं, 10 बर्ड्स उसमें रह रही हैं, तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। और ये बर्ड्स जो है वो क्या खाती हैं? पेड़ को। इन बर्ड्स पर रहने वाले पैरासाइट, आप देखोगे बर्ड्स की बॉडी में कई सारे कीड़े, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो चिपके रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बर्ड पे 2 इंसेक्ट भी मिनिमम लगे हुए हैं, तो यहां पर जो पैरासाइट हैं वो इन बर्ड्स की पॉपुलेशन से ज्यादा हुए, और वो किसको खाते हैं? बर्ड्स को। और पैरासाइट के ऊपर कौन आ गए? हाइपर पैरासाइट, तो उनकी पॉपुलेशन इनसे ज्यादा होगी। तो यहां पर साफ देखने से पता चल रहा है कि भाई जो संख्या का पिरामिड होता है वो अपराइट भी होता है और वो इन्वर्टेड भी होता है। अगर तुम एक ग्रासलैंड की बात करोगे तो वो उसका पिरामिड अपराइट बनेगा। अगर तुम एक ट्री की बात करोगे तो उसका पिरामिड आपको कैसा देखने को मिलेगा? इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, जरा इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी देखते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नंबर पिरामिड की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नंबर पिरामिड की। तो नंबर पिरामिड में ये देखिए कैसा बना हुआ है? अपराइट। और ये कैसा बना हुआ है? इन्वर्टेड। दिख रहा है सभी को? तो यहां पर जब ये अपराइट पिरामिड बना हुआ है तो ये देखिए ग्रासलैंड का पिरामिड है। ठीक है, तो यहां पर प्रोड्यूसर है, कितनी पॉपुलेशन होगी ग्रास की? उससे कम हार्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जो केवल घास खाते होंगे, उसके ऊपर कार्निवोर्स मांसाहारी जो केवल जैसे फ्रॉग बर्ड्स हैं वो इनसे कम पॉपुलेशन में होंगे। इनसे कम पॉपुलेशन में होंगे जो चील है, वल्चर हैं, हमारे गिद्ध हैं। ठीक है, तो वो इनसे कम होंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि घास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा लिया मेढक ने, मेढक को खा गया हॉक, चील जो था, गिद्ध जो था, तो गिद्ध की पॉपुलेशन सबसे कम होगी। तो ये संख्या का पिरामिड आपको समझ में आ रहा है। अब वही संख्या का पिरामिड कब उल्टा हो जाता है? जब हम लोग एक सिंगल ट्री की बात करते हैं। तो यहां पर एक ट्री है मगर इसमें रहने वाली बर्ड्स बहुत सारी होंगी, तो वो बड़ा हो जाएगा। अभी यहां पर इसमें कीड़े बहुत सारे रहते होंगे, तो यहां पर आप देखोगे तो इनसे बड़े क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये पिरामिड कैसा हो जाता है? इन्वर्टेड। तो जब हम लोग संख्या की, पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, और संख्या एकदम सिंपल है, इस पिरामिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल बेस क्या है? वो है नंबर्स। तो नंबर पिरामिड जो होते हैं उसमें केवल हम पॉपुलेशन काउंट करके रखते चले जाते हैं। तो नंबर पिरामिड आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं। दोनों टाइप का मतलब अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आई सभी को? ये दो चीजें समझ में आ गई? ठीक है, अब देखना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम यहां पर घास की पॉपुलेशन निकालने बैठोगे
तो क्या हम नंबर ऑफ पिरामिड, जो हमारा नंबर पिरामिड निकल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा, ये हाइपोथेटिकल चीज है। कौन ग्रास की पॉपुलेशन निकालने बैठेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ ग्रास है? तो जब हम नहीं निकालने बैठेंगे, और ये पिरामिड इस्टेब्लिश करना अपने आप में बहुत टफ काम है, तो हमने क्या करा, हमने इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला, और वो क्या था? वो था बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। पहले तो समझ लो आप कि बायोमास शब्द का मतलब होता क्या है। जब आपको बायोमास शब्द का मतलब समझ में आएगा तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बायोमास की बात करें, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जैव भार के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो इसमें जो जैव है, यानी कि जो बायोलॉजी की चीज है, जिसके अंदर लाइफ है, बायोटिक, बायो शब्द आ रहा है, यानी कि यहां पर बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, यहां पर बात कर रहे हैं एनिमल्स की, यहां पर बात कर रहे हैं प्लांट्स की, जिनके अंदर लाइफ है। तो उनका वेट बताओ बस आप, उनका वेट कितना है, कितना मास है उसमें, तो उसको बोलते हैं बायोमास। फॉर एग्जाम्पल, एक फिश है, फिश को समुद्र से, नदी से, तालाब से, कहीं से पकड़ा गया, फिश को एक तराजू में रखा गया। उस तराजू में मान लो फिश जो थी वो आ रही है 2 kg, तो 2 kg उसका वेट हो गया, वही इस फिश का बायोमास हो गया। आप इसको भी ले सकते हो। अब आप कहोगे ना ना सर, हमने तो पढ़ा था ड्राई वेट लेते हैं, ड्राई वेट लेते हैं। बिल्कुल सही। तो जब आपने फिश को निकाला, पानी के अंदर से पकड़ा, और आपने तराजू में तौला, वो 2 kg की निकल के आई। अब आपने क्या करा कि दूसरे तरीके से फिश को जो है, उसके अंदर का जो पानी था वो सब निकाल दिया। जब फिश के अंदर का पानी निकाल दिया तो फिश कैसी हो गई? अब हो गई एकदम ड्राई। तो जब आप इसका वेट निकाल रहे हैं तो वो मान लो आ गया 1.4 kg के आसपास। तो ये भी आपका बायोमास है। तो बेसिकली जब हम लोग एनवायरनमेंट के केस में बायोमास की बात करते हैं तो हम लोग ड्राई वेट की बात करते हैं। तो ये एक्चुअल बायोमास होता है। कोई भी प्लांट है, उसका बायोमास निकालना है तो इसका मतलब उसके अंदर से जो पानी है उसको निकालो, बिकॉज वाटर से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती हमको। वाटर से क्या एनर्जी मिलती? जीरो। तो जब वाटर से एनर्जी नहीं मिलती तो हम उसको काउंट क्यों कर रहे हैं? हम बायोमास में वो चीज काउंट करेंगे कि जब एक पीछे वाला ट्रॉफिक लेवल अपने आगे वाले को खाता है तो उसका बायोमास उसके अंदर जाके उसको कितनी एनर्जी देता है, राइट? तो यहां पर पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलनी है तो एक्स्ट्रा उसका वजन और ऐड हो रहा है। तो इससे बढ़िया है हम ड्राई वेट लेते हैं, जो शुष्क भार है हम उसको कैलकुलेट करते हैं बायोमास के अंदर, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है बायोमास का कॉन्सेप्ट? जरा इसको डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखिए ध्यान से, बायोमास के जब पिरामिड की बात करेंगे तो अब ये अपराइट आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देखो, अगर ट्री को निकाल लिया जाए, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं। तो प्रोड्यूसर का मतलब जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जिसमें से पेड़ आ गए, घास आ गए, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर की क्रॉप है। तो अगर तुम दुनिया भर के जितने वृक्ष हैं सबको काउंट करो और ग्रास को काउंट करो, इन सबका वेट निकालो, तो इन सबका वेट कैसा निकलेगा? सबसे ज्यादा। एक पेड़ इतना भारी, और कितने बड़े बड़े यहां पर फॉरेस्ट हैं, और पूरे विश्व में अगर फॉरेस्ट काउंट करें तो उस सबकी लकड़ियां, क्योंकि उन सबकी पेड़, पत्तियां, फल, जो भी कुछ लगा हुआ है उसमें, वो सब अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो एक बहुत बड़ा जैव भार निकल के आएगा। उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी समाहित है। इसी को तो बोल रहे हैं जैव भार। तो जो अगला ट्रॉफिक लेवल इनको खाएगा उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो सबसे ज्यादा वेट किसका निकल के आएगा? प्रोड्यूसर का। इनसे अगर कम की बात करें, और इनका नंबर्स भी तो सबसे ज्यादा है, तो इनका वेट भी सबसे ज्यादा आया। तो यहां पर अगर इनकी प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो ये इनकी तुलना में तो कम होंगे, और ये बड़े हल्के हल्के वेट के। एक तितली का भार क्या होगा? एक ये ग्रास होपर है, ये इसका भार क्या होगा? चींटी का, कैटरपिलर का, मधुमक्खी का कितना वेट होगा इनका? कुछ ग्राम्स में होगा। तो अगर पूरे दुनिया की भी अगर तुम मधुमक्खियां काउंट कर लोगे तो यहां पर हो सकता है एक पेड़ के बराबर भी वजन ना निकले। फिर अगर इनसे कम की बात करेंगे तो इनकी संख्या भी कम है। रैट की बात कर लें, मेढकों की बात कर लें, स्पैरो की बात कर लें, जो बर्ड्स वगैरह हैं, तो इनकी संख्या भी तो कम है, तो इनका वेट और कम आएगा। फिर अगर इनको खाने वाले, फिर इस तरीके से इनको खाने वाले ईगल्स कितने नंबर्स में होंगे?
तो उनका भी हमने वेट निकाल दिया। तो आप देखोगे जब बायोमास के पिरामिड की बात करते हैं तो वो भी कैसा बन रहा है, वो भी यहां पर बन रहा है अपराइट, वो भी कैसा बन रहा है अपराइट। तो सबसे मैक्सिमम जो बायोमास आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो आ रहा है प्रोड्यूसर का। सबसे मैक्सिमम बायोमास किसका आ रहा है, प्रोड्यूसर का, राइट। और अगर इस पूरी चीज को जरा ध्यान से देखो तो तुम समझ जाओगे ये कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, स्थलीय पारितंत्र की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। स्थलीय पारितंत्र की यहां पर बात हो रही है। तो क्या जलीय पारितंत्र में इसका कुछ फंडा दूसरा हो जाएगा, जरा देखते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई। जरा इस डायग्राम को ध्यान देना, ये कहां का है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, यानी कि जलीय पारितंत्र का है। तो जल में भी तो पेड़ पौधे होंगे, जल में भी तो उनको खाने वाले फिश होंगी, फिर उसको खाने वाली बड़ी मछली, फिर और बड़ी मछली। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा यार इसमें ये इन्वर्टेड क्यों बना है। जब अगर यहां पर पेड़ पौधों का बायोमास इतना ज्यादा था तो हम या क्या करें, एक्वेटिक में भी तो पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी तो बायोमास ज्यादा निकलेगा। तुम खुद इमेजिन करके देखो, क्या समुद्र के अंदर या पानी के अंदर इतने बड़े बड़े वृक्ष होंगे कि जिनका बायोमास जिस तरीके से स्थल मंडल के ऊपर जो वृक्ष हैं उनका जो भार आया उसके बराबर होगा। वहां तो छोटे छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक पाए जाएंगे, एल्गी पाए जाएंगे, तो उनका बायोमास तो बहुत कम होगा ना, और उन्हीं को बोलते हैं प्रोड्यूसर। जहां टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इनका बायोमास सबसे ज्यादा है, वहीं जस्ट जलीय पारितंत्र में इनका बायोमास सबसे मिनिमम होगा। इससे ज्यादा भारी तो मछलियां होंगी, छोटी छोटी मछलियां अगर पूरे वर्ल्ड की काउंट कर लें और उनका वेट निकालें तो इनसे, इन पेड़ पौधों से ज्यादा निकलेगा। और फिर आती है इसको खाने वाली बड़ी मछलियां, शार्क वगैरह, तो एक शार्क ही अपने आप में इतने हजारों किलो की होगी, और अगर टोटल नंबर ऑफ शार्क का वजन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इनसे ज्यादा निकलेगा। तो एक्वेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो बायोमास कैसा निकल के आ रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। तो यहां पर एक चीज तो कंफर्म हुई, और वो क्या थी, वो ये थी कि जब भी हम लोग बायोमास के पिरामिड की बात करते हैं तो यहां पर ये कैसा होता है, ये होता है अपराइट। और अपराइट कहां पर होगा, स्थलीय पारितंत्र में, और ये होगा इन्वर्टेड, हिंदी में इसको बोल देते हैं उल्टा पिरामिड। ये कहां बनेगा, एक्वेटिक में, यानी कि जलीय पारितंत्र में। लॉजिक क्लियर होना चाहिए एकदम, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा लॉजिक क्लियर है। ये जो मैंने यहां पे लिखा यही आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया बायोमास का पिरामिड जो है वो केवल अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ये कथन गलत हो जाएगा, गलत बोल रहे हैं आप। यहां पर अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। उसी प्रकार यहां पर जब हम लोग संख्या पिरामिड की बात करते हैं तो वो भी अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? अब देखो, अब आता है यहां पर ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा के पिरामिड को समझने के लिए आप इस तरीके से समझो। यहां पर आपको पहले समझना होगा कि 10% लॉ होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ए को बी खा लेता है, बी को सी खा लेता है, सी को डी खा लेता है। तो इसका मतलब कि ए क्या हो गया, अपने आप में प्रोड्यूसर, क्योंकि अब ये किसको खाएगा, कुछ नहीं, तो अपना भोजन खुद बनाएगा। तो जब ना ए ने अपना भोजन बनाया, जो भी प्लांट होते हैं ध्यान से सुनो, तो वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, फिर खाते भी हैं, तो उनका वृद्धि विकास होता है, धीरे धीरे पौधा जो है वो बड़ा होने लग जाता है। तो अपने लिए तो एनर्जी वो निकाल ही रहा है, प्लस वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर भी कर रहा है, क्योंकि जो बी है वो जब इसको खाएगा तो एनर्जी ट्रांसफर भी तो होगी। अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं, अगर उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, जैसे हम पानी पी रहे हैं तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो उससे हमें कोई एनर्जी मिलती भी नहीं है। तो अगर आप घर पे कुछ भी खा रहे हो, कोई भी खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी उसमें कर रहे हैं, तो उसके अंदर एनर्जी है ना, तभी तो आपके शरीर में एनर्जी आ रही है उसको खा के। तो यहां पर आप देखोगे क्या कि अगर मान लो ए के अंदर एनर्जी थी 10,000 किलो जूल, ऐसे 10,000 यूनिट मान लेते हैं,
तो बी के अंदर ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी टोटल कितनी ट्रांसफर होती है? केवल 10%। तो अगर तुम 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा यहां पे? सोचो, 10,000 है और इसका आपने 10% निकाला तो यहां पर आ गया कितना? 1000। अब यहां से अगर इसका 10% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 100। 100 का आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो आप ध्यान से देखो कि इस ऑर्डर में अगर आप बात कर रहे हो तो यहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। सबसे मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होती है? प्रोड्यूसर के पास। और सबसे मिनिमम एनर्जी कहां पर होती है? टॉप जो कंज्यूमर है उसके पास। तो अगर इसी चीज को हम पिरामिड के रूप में देखें, पहले तो यह चीज बताओ समझ में आई कि नहीं, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी और जितना ऊपर जाओगे तो एनर्जी कम हो रही है। हम इसी फूड चेन को तो ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। नीचे क्या हो रहा है? नीचे प्रोड्यूसर को रख रहे हैं, तो प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो बड़ा बनाएंगे उसका बेस, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो जब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो यह एनर्जी का पिरामिड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर है ग्रास। ग्रास को खा लिया किसने? रैबिट ने। रैबिट को खा लिया फॉक्स ने। फॉक्स को खा लिया टाइगर ने। तो यहां पर एनर्जी थी कितनी? 10,000। तो यहां पर कितनी हो गई? 1000। यहां पर कितनी हो गई? 100। तो ये कैसा बन रहा है? ये बन रहा है अपराइट, सीधा पिरामिड। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर रहती है? प्रोड्यूसर के पास। यहां पर हमने देखा सबसे कम कहां पे रहती है? टॉप में। तो टॉप में सबसे कम एनर्जी है। तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि चलो भाई तुमने ये तो बात सही बोली कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो क्या जो यहां पर एनर्जी पिरामिड है वो इन्वर्टेड बन सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो एनर्जी पिरामिड है वो ऐसा हो सकता है क्या? फिर अब तुम्हारा जो बेस है वो कम है, बेस से ऊपर वाला ज्यादा, उसके ऊपर वाला ज्यादा, उसके ऊपर वाला और ज्यादा, तो कभी एनर्जी बढ़ सकती है क्या? अगर यहां पे प्रोड्यूसर से तुम टॉप के कंज्यूमर में जा रहे हो, यहां से यहां, तो कभी एनर्जी बढ़ सकती है क्या? कभी नहीं। नो, नेवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का पिरामिड सदैव, ऑलवेज कैसा रहता है? ऑलवेज अपराइट रहता है ना? ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। उसका कारण है कि एनर्जी हमेशा लॉस हो रही है। केवल 10% एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है ऊपर जाते जाते। बाकी एनर्जी यहां पर खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो जरा अगर इसमें देखें तो इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पर होगी, इससे कम यहां पे, इससे कम यहां पे, फिर सबसे कम एनर्जी यहां पे। तो ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस्ट होती जा रही है। आप देखोगे यहां पर है 100%, यहां पे केवल 10%, यहां 1%, 0.1%। राइट? तो ये है हमारे एनर्जी के पिरामिड। तो हम लोगों ने 3 पिरामिड यहां पर देखे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि यहां पर हमने देखा सबसे पहले संख्या का पिरामिड, नंबर पिरामिड, जो कि आपका अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। अपराइट कहां पर होगा? ग्रासलैंड में। इन्वर्टेड कहां पर होगा? अगर एक ट्री की बात करें। संख्या के पिरामिड का सिंपल सा मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमको काउंट करनी है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन काउंट करना इंपॉसिबल होता है, तो हमने उसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला, बायोमास का पिरामिड। तो बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट। पानी को हटा दीजिए, अब जितना वेट बचा, तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर का वेट सबसे ज्यादा होगा, मगर कहां पर? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि स्थलीय पारितंत्र में। फिर उससे कम इनका, उससे कम इनका, उससे कम इनका, सबसे कम इनका। मगर यही केस अगर स्थलीय पारितंत्र के अलावा अगर जलीय पारितंत्र में आप देखोगे तो वहां पर जो फाइटोप्लैंक्टन है ये बहुत कम है। तो बहुत कम है, तो
ये छोटे छोटे से हैं तो इनमें कितना ही वेट निकलेगा, उससे कम छोटी मछलियों का और सबसे कम सबसे ज्यादा बड़ी मछलियों का। तो यहां पर आप देखोगे ये इन्वर्टेड भी होगा। इसके बाद हमने देखा एनर्जी का पिरामिड। तो एनर्जी में हमको पता है 10% एनर्जी जो होती है केवल वही ट्रांसफर होती है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर। तो यहां पर इसका पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल पिरामिड का। एक प्रश्न यहां पर आपसे पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें। नहीं प्रश्न समझ में आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं समझा दूंगा, मगर मैं चाहता हूं पहले खुद से थोड़ा सा लड़ो। ठीक है, अभी आपने यहां पर टोटल 3 पिरामिड देखे। एक आपने देखा नंबर का, एक आपने देखा बायोमास का, और एक आपने देखा एनर्जी का। क्या आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो पार्शली अपराइट पिरामिड बनता है? पार्शली अपराइट यानी कि वो पूरी तरीके से सीधा नहीं होगा, कुछ जगह पर उल्टा भी हो सकता है एक ही पिरामिड में। क्या ऐसा कोई पिरामिड बन सकता है इसमें? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। ठीक है, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में निश्चय बैच 9 यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 22 मार्च से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, पूरी जो पीसीएस की तैयारी होती है वो इस बैच में आपको कराई जाएगी। कई बार आपके मन में क्वेश्चन होता है कि ये बैच क्या केवल प्रीलिम्स के लिए है क्या? ये बैच मेंस के लिए नहीं है, बिल्कुल मेंस के लिए है। और इनफैक्ट फर्स्ट डे से 22 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपका पहला टॉपिक फिनिश होगा जिस भी सब्जेक्ट का, तो वहीं से आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हमारे साथ यहां पर आप करेंगे। प्लस इसके अलावा प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इसी कोर्स में। आपको अलग से उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी बैच के अंदर जो हमने करिकुलम आपका डिजाइन करा है वो ऐसा ही डिजाइन करा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना फाइनल सिलेक्शन लो। 1000+ आवर्स से ज्यादा के लाइव लेक्चर्स हैं इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको भाषा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्लस यहां पर जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो आप कभी किसी कारणवश अपना लाइव लेक्चर नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके उसको अनलिमिटेड टाइम्स तक देख सकते हो। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे आपको क्लास के जो नोट्स होते हैं वो भी आपको इंग्लिश में दे दिए जाएंगे। प्लस यहां पर आपको स्टेट स्पेसिफिक जो तैयारी होती है, आपको पता है कि प्रीलिम्स में और मेंस में किस तरीके से यूपी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी की पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी के माउंटेन्स, रिवर्स, यूपी की इंडस्ट्री, उद्योग के बारे में, कृषि के बारे में, मृदा के बारे में, कौन कौन से जिलों का क्या क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन कौन सा है, यूपी की पॉलिटी, यूपी गवर्नमेंट की पिछले 1 से 1.5 साल तक की गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं, यूपी का बजट। तो हर चीज यूपी स्पेसिफिक आपकी तैयार कराई जाती है। सी सैट के लिए एकदम बेसिक से आपकी तैयारी कराई जाती है। बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता है तो उनको मैथ्स करने में दिक्कत आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से आपको मैथमेटिक्स कराई जाएगी। स्पेशल करंट अफेयर्स के वीकली सेशंस होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्लस सबसे बड़ी चीज है 1-to-1 मेंटरशिप। मेंटरशिप की गाइडेंस यहां पर मिलती है, आपके पर्सनलाइज मेंटर होते हैं। तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई डाउट आता है, कुछ स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप जो आपके स्क्रीन पर नंबर है वहां पर आप फोन करके पूछ सकते हैं, अपने मेंटर से बात कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्टार्ट याद रखिएगा कि 22 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर एक आपको कोड दे रखा है SIDDLIVE, सिड लाइव। यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर आपको एक कोड दे रखा है। इस कोड का आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर आप ले सकते हो। आपकी स्क्रीन पर भी सिड लाइव फ्लैश हो रहा होगा तो आप वहां से भी उसको नोट कर सकते हो। तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो बहुत सारे कोर्सेज में आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और अपने मन में कोई भी दुविधा आती है, कोई भी डाउट आता है तो स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके कभी भी अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात करी इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ वगैरह होते हैं, इन्वायरमेंट के, ज्योग्राफी के, प्लस डेली करंट अफेयर्स के, वो सब मैं इस पे अपलोड कर देता हूं। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ये था पूरा टॉपिक
इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो मैंने कोशिश करी कि आपको एकदम बेसिक से पूरे टॉपिक का टू द पॉइंट एक थ्योरी का वीडियो बना के दूं, जो कि आपके प्रीलिम्स में और आपके मेंस में दोनों जगह हेल्प करेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आपसे मिलते हैं इसी तरीके से मेंस के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे, उनको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।